चलिए स्वागत करता हूं आप सभी को फिर से एक नए क्लास के अंदर। और आज का हम लोग का क्लास चलने वाला है यूपी ट्रिपल एससी का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन लेके आया हूं। इस क्लास के अंदर हम लोग टॉप जीके के क्वेश्चन देखने वाले हैं और साथ में यूपी जीके क्वेश्चन भी देखने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस क्लास के अंदर मैंने ऐड किया है। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि आपका एग्ज़ाम अक्टूबर के माह में होने वाला है, तो आप लोग अब वही क्वेश्चन पढ़ो जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में पूछने की संभावना है। तो इस क्लास को पूरा देखिएगा और आप लोग कोशिश कीजिएगा। इस क्लास के अंदर मैंने टोटल 60 क्वेश्चन को ऐड किया है। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि कम से कम यहाँ से आप लोग को 25 क्वेश्चन को सही करना। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोग को बताना है कि उत्तर प्रदेश का जो सबसे पूर्वी जिला है वो कौन सा है। फटाफट से बताइए, 1 से 2 सेकंड का टाइम रहेगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताइए अगर आप लोग जानते हो तो। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बलिया। चलिए यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। सबसे पहले याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है। आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सवाल पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को। ये तो हो गया हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप लोग को याद रखना है कि उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु है वो कौन सा है। यह भी सवाल इंपॉर्टेंट है। तो जो राजकीय पशु हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बारहसिंगा। राजकीय पशु क्या हो जाएगा, बारहसिंगा, याद रखिएगा। चलिए तीसरा पॉइंट याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने ज़िले हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोग को बताना है कि उत्तर प्रदेश में टोटल कितने ज़िला हैं। तो आप लोग को याद रखना है कि ज़िला कितना है, 75 ज़िला है। आप लोग को ये भी याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए सारा पॉइंट को याद रखना है। चलिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य कथक का मुख्य केंद्र घराना कौन सा है। सवाल को फिर से पढ़िए कि क्या कह रहा है। उत्तर प्रदेश में उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य कथक का मुख्य केंद्र घराना कौन सा है। बताइए कि कौन सा घराना का हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि ये लखनऊ घराना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक पॉइंट याद रखिएगा कि सोनभद्र उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। यह भी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर सवाल पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है, उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो आप लोग को बताना है कि दूसरा जो सबसे बड़ा जिला हो जाएगा वो सोनभद्र हो जाएगा। याद रखना है कौन सा जिला हो जाएगा, सोनभद्र जिला हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चौथा नंबर प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में चहलगानी चालीसा दल का गठन किस शासक ने किया था। यह भी सवाल को आपको याद रखना है कि दिल्ली सल्तनत में चहलगानी चालीसा दल का गठन किस शासक ने किया था। ऑप्शन है रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश, बलबन या फिर अलाउद्दीन खिलजी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सवाल इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए पांचवा नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर किस नदी के तट पे स्थित है। आप लोग को बताना है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर किस नदी के तट पे स्थित है। ऑप्शन दिया गया है सिंधु, हिंडन, रावी या फिर घग्गर। बताइए इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपको याद रखना है कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हिंडन। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है हिंडन, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद रखिएगा। अगर सवाल पूछ लिया जाए कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, तो आप लोगों को क्या बताना है कि हड़प्पा सभ्यता की जो खोज किए थे वो कौन किए थे, तो किए थे दयाराम साहनी। कौन किए थे, दयाराम साहनी, याद रखिएगा, दयाराम साहनी ने खोज किया था। दूसरा प्रश्न याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पे है। तो आप लोग को याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के तट पे है। यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। कौन सा नदी के तट पे है, तो रावी नदी के तट पे है। आप लोग को याद रखना है। चलिए एक प्रश्न और याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर सवाल पूछ लिया जाए कि हड़प्पा सभ्यता को और किस नाम से जानते हैं, यानी कि अन्य नाम क्या है हड़प्पा सभ्यता का, तो आप लोग को याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता को हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता से जानते हैं। किस चीज़ से जानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता से जानते हैं। याद रखिएगा, सवाल इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, सत्यम जयते उक्ति किस उपनिषद से ली गई है। सवाल कह रहा है कि सत्यम जयते उक्ति किस उपनिषद से ली गई है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो आपको याद रखना है कि ये लिया गया है मुंडको उपनिषद से, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। सत्यम जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। चलिए
छठा नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की प्रस्तावना पारित हुआ है। सवाल क्या कह रहा है, फिर से पढ़िए। एग्जाम में भी अगर आपके पास टाइम रहेगा तो सवाल 1 से 2 बार पढ़ना है, इससे आपको मतलब बेहतर से बेहतर समझ में आएगा कि सवाल आखिर कह क्या रहा है। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाहौर अधिवेशन। और यहाँ से ये याद रखिएगा, सूरत अधिवेशन कब हुआ था, 1907 में हुआ था। लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था, 1916 में हुआ था। कराची अधिवेशन कब हुआ था, 1931 में हुआ था। और हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, लखनऊ अधिवेशन 1916 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखिएगा, यहाँ से एक पॉइंट पूछ सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। आप लोग को बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो आप लोग को याद रखना है, फुल डेट मैं आप लोग को बता देता हूँ, 28 दिसंबर 1885। कब हुआ था, 28 दिसंबर 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ये भी याद रखिएगा। 7वां नंबर प्रश्न, भारत में जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। सवाल इंपॉर्टेंट है, आप लोग को बताना है कि भारत में जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो आपको याद रखना है कि इसका राइट आंसर वर्धमान महावीर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल को भी याद रखिएगा। चलिए, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। वर्धमान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। आपसे सवाल पूछ सकता है कि वर्धमान महावीर का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था। आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, तो याद रखिएगा कहाँ हुआ था। तो हुआ था कुंडल ग्राम में। कुंडल ग्राम वैशाली बिहार में हुआ था। याद रखिएगा कहाँ हुआ था, कुंडल ग्राम वैशाली बिहार में हुआ था, आपको याद रखना है। और बचपन का भी नाम याद रखना है कि वर्धमान महावीर का बचपन का नाम क्या है। तो बचपन का नाम क्या था, वर्धमान था। याद रखिएगा बचपन का नाम क्या था, वर्धमान था, याद रखिएगा। चलिए, 8 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है। सवाल इंपॉर्टेंट है, आप लोग को बताना है कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो आपको याद रखना है कि गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, सवाल यहाँ से एक याद रखिएगा कि कानपुर नगर किस नदी के किनारे है। आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है कि कानपुर नगर किस नदी के किनारे है। तो ये किस नदी के किनारे है, तो ये गंगा नदी के किनारे है। आप लोग को याद रखना है कानपुर नगर किस नदी के किनारे है, तो गंगा नदी के किनारे है, याद रखिएगा। 9वां नंबर प्रश्न है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। सवाल इंपॉर्टेंट है, आप लोग को याद रखना है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो आपको याद रखना है कि ये लक्कीपुरम खीरी में स्थित है। लक्कीपुरम ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 10वां नंबर प्रश्न है, 1857 में संग्राम को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था। सवाल कह रहा है कि 1857 के संग्राम को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी डी सावरकर, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए, 11 नंबर प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है। आप लोग को बताना है कि इनमें से कौन सा है जो कि भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है। तो आपको याद रखना है कि कौन सा हो जाएगा, तो गुजरात हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और यहाँ से याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है। आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछेगा कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है। तो आप लोग को याद रखना है कि शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा कुचिपुड़ी। शास्त्रीय नृत्य क्या हो जाएगा, कुचिपुड़ी हो जाएगा। चलिए, 12 नंबर प्रश्न है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों किस महाद्वीप से होकर गुजरती है। आप लोग को बताना है कि भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों किस महाद्वीप से होकर गुजरती है। ऑप्शन दिया गया है एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया। बताइए कि किस महाद्वीप से होकर गुजरती है। तो आपको याद रखना है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका। सवाल इंपॉर्टेंट है। चलिए, 13 नंबर प्रश्न है, गद्दार पार्टी की स्थापना 1913 में कहाँ हुई थी। सबसे पहले याद रखना है कि गद्दार पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो गद्दार पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। यहाँ पे देख सकते हो दिया भी गया है। सवाल कह रहा है कि 1913 में कहाँ हुई थी। तो आपको याद रखना है कि ये हुई थी सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, कहाँ हुई थी, सैन
फ्रांसिस्को अमेरिका में, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, जोग जलप्रपात शरावती नदी किस राज्य में स्थित है। यह भी सवाल इंपॉर्टेंट है। आप लोग को बताना है कि जोग जलप्रपात साबरमती नदी किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन में है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर उड़ीसा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ये स्थित है कहाँ, कर्नाटक में। कर्नाटक देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है। बताना है कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो ये किया गया है 8वीं अनुसूची में, 8वीं में, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी में स्थित है। सवाल फिर से पढ़िए, क्या कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी में स्थित है। तो आप लोग को याद रखना है कि ये किस नदी में स्थित है। तो यह ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए सवाल यहाँ से एक याद रखिएगा कि गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। सवाल पूछेगा आपसे कि गोदावरी को किस नाम से जानते हैं। तो आप लोग को बताना है कि गोदावरी को हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। गोदावरी को किस नाम से जानते हैं, दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे माना जाता है। सवाल इंपॉर्टेंट है। आप लोग को बताना है कि भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे माना जाता है। ऑप्शन दिया गया है संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय या फिर प्रधानमंत्री। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना है कि भारत के जो मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय को कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था। सवाल को याद रखना है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था। तो ये कब हुआ था बताइए फटाफट से, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये हुआ था 1949 में, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखना है कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है। तो आप लोग को याद रखना है कि आरबीआई का जो मुख्यालय हो जाएगा वो कहाँ हो जाएगा, बताइए फटाफट से। तो इसका जो मुख्यालय हो जाएगा वो हो जाएगा मुंबई, महाराष्ट्र। इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, मुंबई, महाराष्ट्र हो जाएगा। आप लोग को याद रखना है, मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं। यह भी सवाल इंपॉर्टेंट है। आप लोग को बताना है कि नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं। ऑप्शन दिया गया है राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री या फिर गृह मंत्री। बताइए। तो ये अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। देखिए ऑप्शन नंबर सी में है प्रधानमंत्री। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखिएगा नीति आयोग का गठन कब किया गया था। इसका बताना है कि नीति आयोग का गठन कब हुआ था। तो इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था 1 जनवरी 2015 को। ये भी याद रखना। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। आप लोग को बताना है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। तो याद रखना है कि अनुच्छेद 352 के तहत करता है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और याद रखिएगा एक सवाल यहाँ से ये अनुच्छेद 356 से भी पूछा जाता है कि अनुच्छेद 356 में क्या है। तो इसमें है राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने की शक्ति देता है। कौन सा, अनुच्छेद 356 क्या देता है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने की जो शक्ति है वो कौन सा देता है। तो ये देता है अनुच्छेद 356। याद रखना है क्या देता है, आप लोग को राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का शक्ति देता है। अनुच्छेद 365 इंपॉर्टेंट है, आप लोग को याद रखना है। चलिए 21 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। सवाल कह रहा है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश जो भाग होता है वो किस अंग में संपन्न होता है। ऑप्शन में है अमाशय, बड़ी आंत, छोटी आंत या फिर अग्नाशय। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपको याद रखना है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 22 नंबर प्रश्न है,
प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। आप लोग को बताना है कि जो प्रकाश वर्ष है वो निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। सवाल इंपॉर्टेंट है, आप लोग को याद रखना है। तो जो प्रकाश वर्ष का जो इकाई होता है वो दूरी होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 23 नंबर प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। आप लोग को बताना है कि इनमें से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में माना जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ये हो जाएगा M.A. स्वामीनाथन, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल इंपॉर्टेंट है, आप लोग को याद रखना है। 24 नंबर प्रश्न है, पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। सवाल को याद रखिएगा कि पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। ऑप्शन में है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, चुनाव आयोग या फिर जिला सीध। आप लोग को बताना है कि निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। तो ये लिया जाता है राज्य सरकार के द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, राज्य सरकार। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सवाल को याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए 25 नंबर प्रश्न है, शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है। आप लोग को बताना है कि इनमें से कौन सा है जो कि शुष्क बर्फ है। तो याद रखिएगा कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 26 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। सवाल इंपॉर्टेंट है, आप लोग को बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन दिया गया है जनेवा, द हेग, न्यूयॉर्क या फिर पेरिस। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द हेग। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है द हेग। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। 27 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रसिद्ध पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है। सवाल को याद रखना है कि प्रसिद्ध पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे अरुंधति रॉय, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए सवाल इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 28 नंबर प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। सवाल इंपॉर्टेंट है, आप लोग को बताना है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो आपको याद रखना है कि पेनिसिलिन की खोज किए थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए 29 नंबर प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। आप लोग को बताना है कि जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन में है एक सींग वाला गैंडा के लिए, बंगाल टाइगर, एशिया शेर या फिर हाथी। बताइए कि किसके लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट उत्तर जानने से पहले प्लीज़ अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो याद रखना है कि ये किसके लिए प्रसिद्ध है। तो एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। चलिए 30 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कंप्यूटर में CPU का पूर्ण रूप क्या है। यानी कि आपसे CPU का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो बताइए कि CPU का फुल फॉर्म क्या होता है। और यहाँ पे दो फुल फॉर्म को और याद रखना है। पहला रैम काफ़ी बार पूछा भी जा चुका है, और एक याद रखिएगा रोम का याद रखना है। ये दोनों प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बताइए CPU का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका जो पूर्ण रूप हो जाएगा वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी में है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। याद रखिएगा रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ऑनली मेमोरी। रोम का याद रखना है रीड ऑनली मेमोरी। रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। CPU का क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तीनों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए 31 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सीमा किन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मिलती है। आप लोग को बताना है कि जो उत्तर प्रदेश की सीमा है वो किन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मिलती है। तो याद रखना है कि 8 राज्य और 1 UT यानी कि कुल 9 से, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए
32 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला 4 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। आप लोग को बताना है कि इनमें से कौन सा जो जिला है वो चार राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। ऑप्शन में है मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, चंदौली या फिर ललितपुर। बताइए फटाफट से इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो सोनभद्र हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, सोनभद्र। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 33 नंबर प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण के लिए चिपको आंदोलन किस राज्य से शुरू किया गया था। यह भी सवाल इंपॉर्टेंट है, आप लोग को बताना है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए चिपको आंदोलन किस राज्य में शुरू किया गया था। ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान या फिर बिहार। तो आपको याद रखना है कि ये उत्तराखंड से शुरू किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। याद रखना है पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। बताइए अगर आप लोग इसका उत्तर जानते हो तो, कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखना है कि पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। याद रखिएगा। एक सवाल याद रखिएगा कि चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। आपसे सवाल पूछ सकता है कि चिपको आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी। तो इसको याद रखना है कि जो चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1973 में। याद रखिएगा। चलिए 34 नंबर प्रश्न है, ओजोन परत पर वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है। सवाल क्या कह रहा है कि ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है। तो आपको याद रखना है कि जो ओजोन परत पाई जाती है वो वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है। देखिए ऑप्शन नंबर बी में है समताप मंडल। और जो वायुमंडल की सबसे बाहरी परत होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग बाह्य मंडल कहते हैं। ओजोन परत की सबसे बाहरी मंडल को क्या कहते हैं, तो बाह्य मंडल कहते हैं। और ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है, तो ये पाई जाती है समताप मंडल में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सवाल को याद रखिएगा। 35 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, डेविस कप का संबंध किस खेल से है। सवाल को याद रखना है कि डेविस कप का जो संबंध है वो किस खेल से है। तो इसका जो संबंध हो जाएगा वो टेनिस से हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। 36 नंबर प्रश्न है, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। सवाल इंपॉर्टेंट है, आप लोग को बताना है कि जो कथक राज्य का शास्त्रीय नृत्य है वो कहाँ का है। तो आप लोग को बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो याद रखना है कि कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, बताइए किस राज्य का हो जाएगा, तो उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। सवाल इंपॉर्टेंट है, आप लोग को याद रखना है। कथक हो जाएगा उत्तर प्रदेश का। और याद रखना है कि जो तमिलनाडु में हो जाएगा भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा। और यहाँ पे याद रखिएगा केरल का भी याद रखिएगा। केरल का होता है शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा, केरल का हो जाएगा कथकली हो जाएगा। कथकली हो गया। और एक और होता है मोहिनी अट्टम। एक हो गया कथकली और एक हो गया मोहिनी अट्टम, ये भी याद रखिएगा। सवाल इम्पॉर्टेंट है। चलिए और इसका भी याद रखना है, तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा भारतनाट्यम। याद रखिएगा, भारतनाट्यम हो जाएगा। सवाल याद रखना है। चलिए 37 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है। आप लोग को बताना है कि इनमें से कौन सा जो पक्षी है वो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। सवाल को याद रखिएगा। तो ये हो जाएगा सारस, जिसे क्रेन भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी में सारस क्रेन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 38 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल और जिले हैं। सवाल को याद कर लीजिए कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने और मंडल, मतलब उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल और जिले हैं। अभी मैंने ऊपर में आप लोग को जिला भी बताया था और बोला भी था कि इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे देख सकते हो कि सेट के भी अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है। चलिए तो आप लोग को याद रखना है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा कितने 18 मंडल होते हैं और 75 जिले होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 39 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति का प्रारंभ सर्वप्रथम किस नगर में हुआ था। आप लोग को बताना है कि उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति का जो प्रारंभ सर्वप्रथम किस नगर में हुआ था। ऑप्शन है लखनऊ, झांसी, मेरठ या फिर कानपुर। बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरठ ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलिए 40 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में कुल कितने सीट हैं। सवाल को याद कर लीजिए कि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद में कुल कितने सीट हैं। तो याद रखना है कि टोटल कितने सीट हो जाएंगे, तो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 41 नंबर प्रश्न है, चौरी चौरा कांड
किस जिले से संबंधित है। आप लोग को बताना है कि जो चौरी चौरा कांड है वो इनमें से किस जिला से संबंधित है। और सवाल इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो याद रखना है कि जो चौरी चौरा कांड है वो लखनऊ से संबंधित है। देखिए, सॉरी, लखनऊ नहीं होगा, गोरखपुर होगा। गोरखपुर देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गोरखपुर से चौरी चौरा कांड संबंधित है, याद रखिएगा। चलिए, नवाबों का शहर किसे कहा जाता है। सवाल इंपॉर्टेंट है, आप लोग को बताना है कि नवाबों का शहर किसे कहा जाता है। तो याद रखना है कि नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, और एक प्रश्न याद रखिएगा कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था। आपसे सवाल पूछ सकता है कि चौरी चौरा जो कांड हुआ था वो कब हुआ था। चौरी चौरा कांड कब हुआ था, तो याद रखिएगा ये हुआ था 1922 में। 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था, याद रखिएगा। चलिए, 43 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है। आप लोग को बताना है कि उत्तर प्रदेश की जो सबसे लंबी नहर है वो कौन सी है। तो याद रखना है कि शारदा नहर है जो कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। चलिए, 44 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंग अनुपात कितना है। आप लोग को बताना है कि 2000 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात कितना हो जाएगा। तो याद रखना है कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1912 हो जाएगा। याद रखिएगा, सवाल इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, 45 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, चरकुला लोक नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है। सवाल को याद रखिएगा कि जो चरकुला लोक नृत्य है वो उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है। याद रखिएगा कि जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्रज भूमि से संबंधित है। जो चरकुला लोक नृत्य है वो उत्तर प्रदेश के कौन क्षेत्र से संबंधित है, तो ब्रज भूमि से संबंधित है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, 46 नंबर प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है। आप लोग को बताना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है। तो याद रखिए कि कौन सा स्थान हो जाएगा, तो चौथा स्थान हो जाएगा। देखिए, चौथा स्थान ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए, 47 नंबर प्रश्न है, कजरी लोकगीत मुख्य रूप से किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है। आप लोग को बताना है कि जो कजरी लोकगीत है वो मुख्य रूप से किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है। तो आपको याद रखना है कि मिर्ज़ापुर पूर्वांचल में प्रसिद्ध है, यानी कि इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, 48 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में इत्र की नगरी के नाम से किसे जाना जाता है। सवाल को याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में इत्र की नगरी के नाम से किसे जाना जाता है। तो चलिए, इसको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में जो इत्र की नगरी से नाम से जानते हैं उसे हम लोग कन्नौज को जानते हैं। इत्र की नगरी के नाम से कौन सा किसे जानते हैं, तो कन्नौज को जानते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, 49 नंबर प्रश्न है, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत मुरादाबाद किस उत्पादन के लिए जाना जाता है। आप लोग को बताना है कि एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत किस उत्पाद के लिए जाना जाता है। तो याद रखना है कि ये पीतल के बर्तन धातु शिल्प के लिए जाना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। पीतल के बर्तन धातु शिल्प, यानी कि राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। सवाल भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए, 50 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि ताला नगरी के नाम से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है। आप लोग को बताना है कि इनमें से कौन सा जिला है जो कि उत्तर प्रदेश में ताला नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। तो आप लोग को याद रखना है कि कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो ये हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अलीगढ़। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, 51 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थित है। तो याद रखना है कि ये कहाँ स्थित है, तो प्रयागराज में स्थित है। सवाल याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थित है, तो प्रयागराज में स्थित है। इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 52 नंबर प्रश्न है, गोविंद बल पंत सागर जलाशय किस क्षेत्र में स्थित है। आप लोग को बताना है कि गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय किस क्षेत्र में स्थित है। तो ये कौन सा क्षेत्र में स्थित हो जाएगा, तो ये सोनभद्र में हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है, 53 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि
सुलहकुल उत्सव हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया जाता है? आप लोग को बताना है कि कौन सा शहर में ये चीज़ को आयोजित किया जाता है। तो ये किया जाता है कहाँ, बताइए फटाफट से। तो ये आगरा में किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सवाल को याद रखना है। चलिए 54 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो याद रखना है कि ये कहाँ स्थित है, तो वाराणसी में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 55 नंबर प्रश्न है केंद्रीय औषधि अनुसंधान उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो आप लोग याद रखना है कि जो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान है वो उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है आप लोग को याद रखना है कि लखनऊ में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 56 नंबर प्रश्न है उत्तर प्रदेश में सफोई महोत्सव किस जिले में आयोजित किया जाता है? आप लोग को बताना है कि उत्तर प्रदेश में सफोई महोत्सव किस जिले में आयोजित होता रहा है। तो आप लोग को याद रखना है कि ये कौन सा जिला में होता है। तो ये होता है, बताइए फटाफट से इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये होता है इटावा में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 57 नंबर प्रश्न है रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पे स्थित है? तो आपको याद रखना है कि जो रानी लक्ष्मीबाई बांध है वो किस नदी पे है? तो बेतवा नदी पे है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 58 नंबर प्रश्न है उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? आप लोग को बताना है कि उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो ये हो जाएगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 59 नंबर प्रश्न है उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्य रूप से किन जिलों में पाई जाती है? आप लोग को बताना है कि उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्य रूप से किन जिलों में पाई जाती है? तो याद रखना है कि मिर्ज़ापुर और झांसी में पाई जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सवाल को याद रखना है। चलिए अब हमारा लास्ट प्रश्न आ चुका है उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग का मुख्य केंद्र कौन सा है? आप लोग को बताना है कि इनमें से कौन सा है जो कि मुख्य केंद्र है। तो जो मुख्य केंद्र हो जाएगा वो कानपुर और आगरा हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो हम लोगों ने सारा ही प्रश्न को कंप्लीट कर लिया है। तो अपना स्कोर फटाफट से कमेंट कर दीजिए और अगर आप लोग इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिए पार्ट 2, ताकि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट आप लोग के लिए लेके आ सकूँ।